नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सी नेक्स्ट पॉइंट on the topic of jurisdiction is what? Lack of jurisdiction and irregular exercise of jurisdiction. Whether there is any difference between these two terms or not. क्या इन दो टर्म्स में जो दी गई हैं आपके बोर्ड पर सामने, इनमें कोई अंतर है या नहीं है? फर्स्ट टर्म इज व्हाट? लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। इट मीन्स वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि क्षेत्राधिकार का नहीं होना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एंड दूसरा है इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ द जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन तो है बट यू एक्सरसाइज इट इर्रेगुलरली। नॉट इर्रेगुलरली मतलब नॉट स्ट्रिक्टली एज पर द लॉ। You have the jurisdiction but you did not exercise it as per the provisions of the law. It means you exercised, you means court, you exercised it irregularly. So what are the consequences of these two? Whether these two are the same or there is any difference for this. समझ में आ रही बात है? तो please see this lack of jurisdiction and irregular exercise of the jurisdiction, and the answer is this: there is always a distinction between want of jurisdiction or lack of jurisdiction and irregular exercise of it. These are not two same thing, these are two different thing. समझे? जैसे इसी पर देखो क्वेश्चन आया हुआ है आपके उसमें, there is no distinction between want of jurisdiction and irregular exercise of jurisdiction. This statement is what? Correct or incorrect? Incorrect. No, there is a distinction. No distinction means it became incorrect. So एक ही लाइन पढ़ी है आप लोगों ने, और यहीं से आपको प्रीलिम से क्वेश्चन मिल रहा है कि यही बताना है आपको कि इनमें डिस्टिंक्शन है या नहीं है। इन दोनों में डिस्टिंक्शन है। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि उसका स्टेटमेंट गलत है। सो दीज आर द टू वर्ड्स एंड दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस है क्या फिर? चीफ इंजीनियर, केस ऑफ चीफ इंजीनियर हाइडल प्रोजेक्ट वर्सेस रविंद्रनाथ। केस ऑफ चीफ इंजीनियर हाइडल प्रोजेक्ट वर्सेस रविंद्रनाथ। ए डिक्री पास बाय ए कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन इज कोरम नॉन जुडिस। A decree passed by a court without jurisdiction is quorum non judice means, इसको ऐसे कह सकते हैं, a decree passed without jurisdiction is non est. It means nullity. It means zero. It is nothing in the eye of law. आप समझ रहे हैं? When a decree has been passed by a court
without jurisdiction. The decree has been passed by the court without jurisdiction. Then what will be the fate of such a decree? That decree will be known as, technically we can say legally, quorum non judice. समझे आप? अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये कोर्ट को पता नहीं चलेगा क्या, ऐसे कैसे हो जाएगा? भाई प्रीलिम्स क्वालिफाई करा, मेंस क्वालिफाई करा, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करा, फिर ट्रेनिंग ली, जज बना, सिविल कोर्ट में बैठा, उसको ये नहीं पता चला कि भाई हम मैं केस पे मेहनत कर रहा हूँ, डिग्री पास कर दी, इसे जुरिस्डिक्शन नहीं है इसको. इट हैपन्स. जैसे अभी हम लोग कौन सा केस पढ़ा हम लोगों ने पिछले टॉपिक पे, दैट वाज द केस ऑफ, प्लीज सी दिस. I again draw your attention towards this. Abdullah versus Gulappa. Abdullah versus Gulappa. See this fact. In this case, plaintiff filed a suit for declaration of title, for possession and for mean profits. Citing said that defendants are trespassers. Defendant said that no, I am the tenant and this civil court had no jurisdiction. Now suppose court decides in favor that this court has jurisdiction. अब मान के चलते हैं ऐसा, and court decided that no, this court had jurisdiction to decide it, and later on passed a decree. But subsequently it was decided, because this was a preliminary issue, preliminary decree went in appeals. यहां पे भी केस प्रोसीड हो गया. नाउ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन. तो समटाइम्स देयर में बी सिचुएशंस व्हेन देयर वाज अ डाउट और नो डाउट, बट द कोर्ट थॉट दैट इट हैज जुरिस्डिक्शन ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स. इट वाज फाउंड लेटर ऑन नो यू वर नॉट हैविंग जुरिस्डिक्शन. तो इट मीन्स what would be the fate of such a decree which was passed without jurisdiction for want of jurisdiction? Are you getting this point? हाँ ना? See this. Then the law says Chief Engineer Hydel Project Ravindranath, this is what decree passed by court without jurisdiction is a quorum non judice. It is known as. Now फिर होगा क्या ऐसे डिक्री का? This decree is nullity. Then what would be the face? What would be the consequence of this? Then this is, its validity can be challenged whenever it is sought to be enforced. जब कभी भी उसको एनफोर्स करने की कोशिश करोगे उस डिक्री को, that validity can be challenged even at the stage of execution of its decision. So there is no bar the validity, because this is quorum, this is known as, ये exist ही नहीं करती in the eye of law. Therefore it can be challenged at any stage, even at the stage of execution of this. बोलो है ना? कर लेंगे. And this is the question for your prelims. A decree passed without jurisdiction is what? Known as. हो जाएगा. Now again this same बात even at a stage of execution and even in collateral proceedings. This is the question again for you. The validity of a decree passed without jurisdiction can be challenged on that ground at any stage. तो ध्यान रखना, at any stage को याद कर लीजिए बस कि अगर ऐसे कौन सी डिग्री है, when the court was not having jurisdiction, इसे हम कहते हैं technically want of jurisdiction. Court was lacking jurisdiction. Inherently it was not having, बहुत टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ, बताऊंगा अभी बाद में. Want of jurisdiction. Next, see this again question. Can the validity of a decree passed without jurisdiction be challenged on that ground at the stage of execution proceedings or collateral proceedings? Answer is yes. So अब बात आगे बढ़ाते हैं अपनी. अब क्या बात आ गई? Once it is held that court has jurisdiction, now it is decided that court has jurisdiction. Then देखिए, see you will be judge one day.
sometimes you will decide the case correctly and sometimes you will decide the case incorrectly as well, but there is a mechanism for that. If the party is not satisfied with your decision, that party is free to go in appeal. There are appellate procedures, appeal है, revision है, that can be reviewed by yourself also. So there are the mechanism for correction of the error. The provision of appeal, revision, etc. itself proves one fact कि even the legislature, administration of justice recognizes one fact that there can be errors in the judgments. हाँ है ना, तभी तो अपील बनाई है कि भी एक इंसान गलती कर सकता है तो दूसरा सुधारेगा उसको. अगर ऐसे वो मान के चल रहे हैं कि गलतियां होने की संभावना रहेगी, क्योंकि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट बी सीन टू बी डन इवन इफ इट इज करेक्ट. सपोज कीजिए देयर आर टू पार्टीज, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. केस इज डिक्रीड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट डिफेंडेंट, बट डिफेंडेंट मे नॉट बी सेटिस्फाइड, मे नॉट बी सेटिस्फाइड. या मान लीजिए उसको 1% ही डाउट हो एंड द फाइनलिटी इज गिवन एट दिस स्टेज कि भाई फाइनल हो गया, देन उसको कहीं ना कहीं उसके मन में लगेगा कहीं ना कहीं मेरे साथ अन्याय हो गया. तो फॉर दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट बी सीन टू बी डन. क्या होना चाहिए, उसको एक मौका मिलना चाहिए कि भाई चल ठीक है, जिस बात पे तो ये जजमेंट या डिक्री गलत लग रहा है तो उसको चैलेंज कर. तो द ग्रीवेंस ऑफ द एग्रीड पार्टी कैन बी taken care of in appellate court. That is why when the aggrieved party goes to the court and again the case is decided against him, then he gets a kind of satisfaction कि oh okay, now the matter has been decided by different forums and now it is against me. It means what, I may be wrong on this point and the justice has been done in this case. Otherwise, if the case is given finality at the first stage itself, there may be the sense of deprivation of justice in the mind of the aggrieved party. It may be plaintiff or may be defendant. So this is the case. तो यहाँ से तो it means, इसकी बात समझाने का मतलब क्यों समझा रहा हूँ आपको मैं कि ये जरूरी है कि you have the jurisdiction to decide the matter. It doesn't matter whether you decided it wrongly or rightly. You have right to decide it wrongly or rightly. You have every right. So what is this? Once it is held that court has jurisdiction, then it can be, if you have the power to decide, then you have the power to decide wrongly as well as power to decide rightly. केस का नाम उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. A court can decide wrongly as well as rightly a matter. The only condition is what, that it should have the power to decide. It shall have the jurisdiction to decide the case. बोलो हाँ है ना, कर लेंगे. So once the court has jurisdiction, its correctness of the decision given cannot, इसको छोड़ दीजिए, लिखा हुआ को मैं समझा चुका आप लोगों को मैं सभी. This is the prelims question for you. Ujjambai, all the lines of the Ujjambai, and it was asked in which case it was held, Ujjambai versus state of UP. So what is advised now? Please keep in mind the case of Ujjambai. हम लोग कौन कौन से पढ़ चुके हैं? अब्दुल्ला गुलप्पा पढ़ चुके हैं पीछे, है ना. हम लोग पढ़ चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, मोती भाई पढ़ चुके हैं, अनंती, छन्नू, उज्जमबाई. ऐसे याद किया, उज्जमबाई, अनंती, गुलप्पा, मोती भाई, बस हो गया इसके नाम याद. है ही कितना. एंड अगेन ए ट्रिक फॉर यू, अगेन ए ट्रिक फॉर यू, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस राइट नाउ. उसके लिए करना क्या, आप लोगों ने भूल जाइए आप सारी बातों को, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे. आपको क्या क्या याद रहेगा आज के लेक्चर के बाद? आपको ये याद रहेगा कि jurisdiction of the court can be decided on the basis of the plaint. सही है. Consent can never confer or take away the jurisdiction, ये भी आपको याद रहेगा. What matter substance and not the form, ये भी याद रहेगा आपको. ये भी आपको याद रहेगा
कि डिक्री पास विदाउट जुरिडिक्शन इज नलिटी। अब क्या भूलोगे? केस कौन सा था वो? यही भूलोगे 1 महीने बाद। आज के 3 महीने बाद भी आपको ये चारों पांचों बातें कॉन्सेप्ट वाली याद रहेंगी, ये नहीं भूलोगे आप। और एटलीस्ट फिल्म्स में टिक आएगा तो मार दोगे, हाँ सर ने पढ़ाया था। वॉट यू विल फॉरगेट, दैट इज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन द केस इज वॉट? नेम ऑफ द केसेस। So what is advised in this case? Make a list, make very short note that on this topic number of cases एक बना लीजिए टेबुलर फॉर्म में, name of topic, number of cases, and keep on remembering only the name of the cases बस। Forget everything, you will remember this after my class। What you will forget, only focus over that। डोंट वेस्ट टाइम कि वो एक ही लाइन को कि बेसिस ऑफ दिस 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 फॉर्म, ये आपको याद हो चुका। इसलिए कहता हूँ कि हमेशा अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए, हमेशा अपने केस को, अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए। कैसे? फैक्चुअल पार्ट और कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। फैक्चुअल पार्ट में ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको रिपीटेडली करने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है, एक बार आपने पढ़ लिया, समझ लिया, वो आपको इतना तो याद रहेगा कि आप 4 ऑप्शंस में से उसको एक को करेक्ट कर दोगे। आप कहाँ दिक्कत आएगी एग्जाम में? आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिक्कत आएगी। या तो आएगा हाँ छन्नू भी पढ़ा है, गोलप्पा भी पढ़ा था, मोती भाई पढ़ा था, पर कौन से टॉपिक में पढ़ा था ये भूल गए अब, और वहीं पर दिक्कत आएगी आप लोगों को। इसीलिए वैसी मिस्टेक्स हम लोग ना करें, उसके लिए वेरी शॉर्ट नोट बनाइए। और कौन से बनाएंगे? बनाइए तो स्पायरल वाली पॉकेट होती है, स्पायरल डायरी, पॉकेट में रखिए उसको। 8-10 केस हर टॉपिक के, रेस जुडिकेटा, नंबर ऑफ केसेस, बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन, टॉपिक्स दिस, इस तरीके से, और हमेशा पास में रखिए। और जहाँ पर भी हैं, अग्रवाल वाले पे गए समोसा खाने के लिए, 15 मिनट लग रहे हैं वेटिंग में, निकालो और 5 लाइन तो पढ़नी है बस, केस लॉ का नाम पढ़ डालिए बस, ऐसे बस जहां मौका मिले उन केस लॉस को नाम पढ़ा लिए बस। कहीं पर भी रेलवे स्टेशन में जा कर रहे हैं, मेट्रो में, कहीं पर भी, कीप इट रेडी फॉर यू। ओनली केसेस की बात कर रहा हूं मैं। और फिर आप देखना, आपसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसी की हो ही नहीं सकती। सीपीसी डिफिकल्ट नहीं है, हमारा ट्रीटमेंट डिफिकल्ट है। बस ट्रीटमेंट दीजिए उसको, उसकी समझाइए कैसे करना है इसको, फिर देखो सीपीसी कैसे भागती है आपके पीछे पीछे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, एक विद्वान हुए, उनका नाम है लॉर्ड हॉबहाउस। उन्होंने क्या कहा है इस संबंध में? ए कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन टू डिसाइड रॉन्ग एज वेल एज राइट। तो हु सेड दिस लाइन may be the question in your prelims. A court has jurisdiction to decide wrong as well as right. If it decides wrong, the wronged party can take the course prescribed by law for setting matters right. सेम बात भाई कि अगर कोर्ट के पास तो पावर है राइट और रॉन्ग डिसाइड करने की। अगर कोर्ट ने रॉन्ग डिसाइड किया, यू कैन गो इन अपील, गेट इट करेक्टेड। दिस इज सो प्लीज go to the case Karan Singh versus Chaman Paswan. This case is very important case भाई, Karan Singh versus Chaman Paswan। याद कर लीजिए, you will have to use it many times। क्या कहा इन्होंने? A defect of jurisdiction strikes at the very authority of the court. What? A defect of jurisdiction strikes at the very authority of the court. It means what? When there is a defect of jurisdiction, see what we are dealing with, just to remind you again so that it should not be out of sight for you. We are dealing with this lack of jurisdiction means defect of jurisdiction and irregular exercise of jurisdiction. We are trying to understand the difference between these two terms. है कि नहीं है? अभी तक हम लोग वही पढ़ते आ रहे हैं, want of jurisdiction का क्या पढ़ा हम लोगों ने कि in this if there is want of jurisdiction, the decree passed will be a nullity. It can be challenged at any stage, even in the education proceedings or even in the collateral proceedings. Now again चमन पासवान में भी यही बात कही गई, that defect of jurisdiction strikes at the very authority of the court. The question will come like this: in which of the following cases the court held this? And this answer will be, this is what?
करण सिंह एंड अदर्स वर्सेस चमन पासवान। सो देख लिया आप लोगों ने कि केसेस के नाम पर व्हाट वाज हेल्ड इन विच केस। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं आपसे केस लास्ट केस पे, तो ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं इसको। नाउ अगेन, अब दूसरी बात आई है इसमें, इफ ए कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन मीन्स देर इज नो वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, देर इज नो डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन बात खत्म हो चुकी है। द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन बट इट इज इर्रेगुलरली एक्सरसाइज्ड। It means what? There is some kind of impropriety in the application of the principles of law. लॉ को ढंग से फॉलो नहीं किया गया। फैक्चुअल पोजीशन में जो लॉ, जैसे इट मे बी एनी एरर ऑफ लॉ, ओके, वेदर दिस मे बी द लॉ इनकी भी, वेदर प्रोसेस वर इशूड और नॉट प्रॉपरली, वेदर द सर्विस ऑफ द processes were taken properly or not, whether the written statements were filed properly or not, within time or not, whether the amendment was necessary or not, it was allowed or not. There may be so many things. It may be irregularly exercised. There are certain kinds of error of law. You have the jurisdiction as a court, but this is irregularly exercised by you. Then what will be the consequence? Because what we have said, in case of defect of jurisdiction, the very decree is zero in the eye of law. That is nullity. But what would be the case in this case? The defect does not go to the root of the matter. Such a defect, which defect? Irregularly exercise of jurisdiction. This defect does not go to the root of the matter. It means it does not invalidate the decree. ये उतनी खतरनाक बात नहीं है जितना कि वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन में है। समझे नहीं समझे आप लोग? ये सी, एंड द एरर इफ एनी इन एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन कैन बी रिमेडिड इन अपील और रिवीजन if the judge has done any error in this regard and you should feel this decree has been passed by irregular exercise of the jurisdiction, you go to the appeal. What you will say in the appeal? You will say in the appeal, the court did not apply its mind, the case has been decided wrongly, court has failed to understand that wrong law was applied, I had right, plaintiff did not have right, and in this way it is irregularly exercised its jurisdiction, this that. These are the matters to be corrected in the appeal. It means what? एक हुआ valid, itself की वैलिड होना ही नहीं है, ये है ही नहीं इन द आई ऑफ लॉ, इट हैज़ नो वैल्यू। समझ रहे हैं बात ये? और दूसरा क्या हुआ कि इट कैन डिक्रीज एरनियस, डिक्री डिसीजन गलत है। इसको ऐसे समझिए आप, इन दोनों वर्ड्स में समझिए आप, एंड दिस इज एरनियस डिक्री एंड डिक्री बीइंग ए नलिटी। इन दोनों का अंतर समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या अंतर है? डिक्री बीइंग ए नलिटी मीन्स इट इज है ही नहीं है ऐसा। यहाँ पे मिस्टर इंडिया गायब इन द आई ऑफ लॉ, खत्म, है ही नहीं, निगलिटी है। एक है एरनियस डिक्री, है ना, कि डिक्री है बट इट इज रोंगली डिसाइडेड, रोंगली डिक्रीड, तो दिस एरर शुड बी करेक्टेड इन अपील, ओके। एंड डिक्री मीन्स कि भाई इससे किसी को राइट मिल ही नहीं रहे हैं अभी तक सब। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा देखो, अब बड़ी मजेदार बात है, इसमें समझने की बात है। डिक्री पास हो गई, जाओगे तो अपील में ही, वेदर द अपील इज फाइल्ड फॉर वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, है ना। डिक्री तो पास हो गई ना, जिसे हम करेंगे डिक्री है ही नहीं, लेकिन हु विल डिसाइड? अगेन द अपीलेट कोर्ट विल डिसाइड कि सर दिस कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन, देयर वाज अ डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड स्टिल द कोर्ट पास्ड इट, द डिक्री जीरो। द कोर्ट विल डिसाइड यस यस दिस डिक्री इज जीरो, है कि नहीं है। एंड सेकेंड इज व्हाट? एरनियस डिक्री। उसमें भी आप अपील में जाएंगे आप, लेकिन उसमें आप क्या कहेंगे?
उसमें आप ये कहेंगे दिस कोर्ट रोंगली डिसाइडेड दिस देयर इज एन एरर इन दिस। समझे बात ये? हाँ है ना, बोलो है ना। तो उसमें आपकी जो वैलिडिटी वो होगी। अब एरेनियस डिक्री हुई, अगर ये एरेनियस डिक्री हुई, सपोज ए डिक्री हैज बीन पास अगेंस्ट यू बट यू डिड नॉट अप्रोच टू द अपीलेट कोर्ट ड्यूरिंग द लिमिटेशन पीरियड, even the erroneous decree will be a valid decree and final decree against you। हाँ है ना भाई। if I am aggrieved, I am defendant, suppose कीजिए there is a dispute between me and you, I am the tenant and you are the owner, you say I am the trespasser, I say I am the tenant, you have no right this and ultimately decree has been passed in my favor। गलत है, मैंने जबरदस्ती कब्जा ही किया था आपके उसमें और कोर्ट ने मेरे फेवर में दे दिया डिसीजन। आपको लग रहा है गलती तो हो गई, बट यू स्लेप्ट अगेन, कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, अपील का टाइम चला गया, तो दैट एरेनियस डिक्री विल बी ए वैलिड एंड फाइनल डिग्री इन माई फेवर एंड दैट कैन बी यूज अगेंस्ट यू इन फ्यूचर ट्रांजेक्शंस नाउ। समझ रहे मत ये नहीं अभी? तो दिस एरेनियस डिक्री विल कैन बिकम ऑल्सो फाइनल इन केस यू फेल टू get it corrected in appeals। now इसमें इस erroneous decree से इतना आसान टॉपिक नहीं है ये। erroneous decree से rights emerge होंगे which can fructified at later stage। अभी आएगी बात आपकी, एनएस में केस आएगा अभी। दोस्तों एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।